साथियों, बाकी के जो अध्याय बचे हुए हैं उसमें तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, एक तो सबसे बड़ा जो चर्चा है इसके इन अध्यायों के अंदर वो है अल्पसंख्यकों की समस्या। जैसे हमारे देश के अंदर आज ये कहा जाता है कि मुसलमान, ईसाई और सिख अल्पसंख्यक हैं। उनके हिसाब से सिख अल्पसंख्यक नहीं है। सिख को वो हिंदू राष्ट्र की, हिंदुत्व की छतरी का हिस्सा मानते हैं। ईसाई और मुसलमान ये अल्पसंख्यक हैं। जैसे अब पाकिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो पहले मैं अल्पसंख्यकों के बारे में जो उनका विचार है उसको आपके सामने रख देता हूँ। तीसरे अध्याय के पेज नंबर 66 पर लिखते हैं, अल्पसंख्यक की परिभाषा कि देश में शामिल जनता का वह वर्ग जिसके नागरिक जनसंख्या के बहुसंख्यक जन से नस्ल, धर्म और भाषा से भिन्न है, वह अल्पसंख्यक कहलाता है। ये इनका अल्पसंख्यक का परिभाषा है। पेज नंबर 81 पर है। इसमें लिखते हैं कि लेकिन अजनबियों को राष्ट्र धर्म को राजधर्म के रूप में मानना होता है। अजनबी मतलब जो बाहर की नस्लें हैं, और अन्य सभी पहलुओं में राष्ट्रीय समुदाय में अविभाज्य रूप में विलीन हो जाना होता है। सांस्कृतिक, भाषाई तौर पर उन्हें निश्चित तौर पर उस राष्ट्रीय नस्ल के साथ एक हो जाना होता है और उन्हें निश्चित तौर पर नस्ल के अतीत को अपना लेना होता है। उनकी भविष्य की आकांक्षाओं को साझा करना होता है। संक्षिप्त में उन्हें राष्ट्र के साथ निश्चित तौर पर स्वयं को विलीन कर स्वाभाविक नागरिक बन जाना होता है। स्वाभाविक तौर पर इन प्राचीन राष्ट्रों में कोई भी विदेशी नहीं है और ऐसा भी कोई नहीं है जो राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय होने के नाते विशेष अधिकारों की मांग कर राष्ट्र उदारता को क्षति पहुंचाए। इसमें आगे लिखते हैं 85 नंबर पेज पर, आप प्रवासियों को प्रत्येक प्रदेश की जनता द्वारा पूरी तरीके से अपने में शामिल कर लेने के गुण ने उनमें एक स्वाभाविक सामूहिकता का निर्माण किया है। प्राचीन राष्ट्र अपनी अल्पसंख्यक का समस्या का समाधान कैसे करते थे? बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान रखना कि प्राचीन राष्ट्र अपनी अल्पसंख्यक समस्या को कैसे हल करते हैं। वे अपने राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी अलग तत्व को मान्यता देने की जिम्मेदारी नहीं लेते। बाहर से आए लोगों को जनगण की प्रमुख आबादी, राष्ट्रीय नस्ल की संस्कृति और भाषा अपनाकर और उसकी आकांक्षाओं को साझा कर, अपने विदेशी मूल को पूरी तरह भुलाकर और अपने अलग अस्तित्व की चेतना को पूरी तरह छोड़कर खुद को पूरी तरह इस नस्ल में विलीन कर लेना होता है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें राष्ट्र के रहमो करम पर राष्ट्र की सभी संहिताओं और परंपराओं से बंधकर केवल एक बाहरी व्यक्ति की तरह रहना होगा, जिनको किसी भी अधिकार या सुरक्षा की तो छोड़िए, उनको किसी विशेष संरक्षण का भी हक नहीं होगा। इन विदेशी तत्वों के लिए बस दो ही रास्ते हैं, या तो वे राष्ट्रीय नस्ल में पूरी तरीके से समाहित हो जाएं और यहाँ तक कि संस्कृति को पूरी तरह अपना लें, या फिर जब तक राष्ट्रीय नस्ल उन्हें अनुमति दे वे यहाँ पर उनकी दया पर रहें। राष्ट्रीय नस्ल की इच्छा पर यह देश छोड़कर चले जाएं। ये है अल्पसंख्यक समस्या का समाधान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये बताता कि हमारे जो वेदों में है, हमारे जो अतीत में है, क्योंकि ये हर चीज़ का समाधान अतीत से तलाशती है, यही तो गड़बड़ है। अतीत में ऐसा हो सकता है मगर आज की परिस्थिति अलग है, आज की परिस्थिति को सुनने को तैयार नहीं है। तो इस तरीके से वो अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान करते हैं। बहुत यही सबसे बड़ी समस्या थी। अल्पसंख्यक कौन थे? मुसलमान और ईसाई। उस आज़ादी के आंदोलन में मुख्य टारगेट में थे मुसलमान। जब ये कहा गया कि आपको दो ही रास्ते हैं, या तो आप अपना इस्लाम धर्म सब छोड़ करके आप हिंदू बन जाएं और इस धरती में जो हिंदू हैं उनके साथ शामिल हो जाएं, उनके भगवानों को माने, पूरी तरीके से धर्म परिवर्तित करके जो हिंदू नस्ल है उसमें शामिल हो जाएं। दूसरा रास्ता ये कि आप रहमो करम पे जिंदा रहें, किसी भी तरीके के आपको अधिकार नहीं मिलेंगे, और जब यहाँ के हिंदू नस्ल बोले कि आप देश छोड़ के चले जाओ
तब आप देश छोड़ के चले जाना है। कुल मिलाकर के आप इस देश के हिस्सा नहीं है, इस देश के नागरिक नहीं हो सकते। यही वो बात थी जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों को उकसाया। सावरकर ने पहले कह दिया था कि पुण्य भूमि की जो शर्त है उस शर्त को मुसलमान और ईसाई पूरा नहीं करते हैं, इसलिए वो इस राष्ट्र के, हिंदू राष्ट्र के हिस्सा नहीं बन सकते। तो सावरकर ने और गोलवलकर ने दोनों ने क्लियर कर दिया था कि मुसलमान हमारे राष्ट्र का हिस्सा नहीं हो सकते। इसलिए 1939 में ये बुक पब्लिश होती है और 1940 में मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित करके अंग्रेजों को सौंप देते हैं। तो ये बात समझनी है कि अलग राष्ट्र का बनाने का जो बीज किसने बोया। और वहीं आरएसएस बड़ा ताकत से बोलते हैं, आरएसएस के लोग, हम तो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। क्यों बंटवारा कर दिया महात्मा गांधी ने? अरे भैया, आग तो तुमने लगाई, चर्चा तुमने की, विचार तुमने पेश किए, राष्ट्रीय स्तर के विचार पेश किए, पूरे नस्ल को लेके विचार पेश किए, दूसरे नस्ल को उकसाया, जब कह दिया तुम्हारा कुछ है ही नहीं है, तुम रह नहीं सकते हो। आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2014 से जो वर्किंग कर रहा है वो इसी विचारधारा के तहत वर्किंग कर रहा है। वो सारे मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए सीएए का में भी मुसलमान टारगेट में, एनआरसी में भी मुसलमान टारगेट में, इसलिए वंदे मातरम बुलवा रहे, उनकी कुटाई कर रहे, उनके साथ लिंचिंग कर रहे, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे। तो जो निर्दयता है ये इस विचारधारा से निकलती है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में लोगों के दिमाग में डाली जाती है। तो अल्पसंख्यकों का जो समाधान वो इस रूप में बताते हैं, इस रूप में करते हैं। आगे इसी पेज पे 85 पे और 86 पे मिला के लिखते हैं, केवल यही राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ और आबादित रखेगा। कौन सा? जो इन्होंने सुझाव दिया है, केवल यही राष्ट्र के राजनीतिक जीवन के भीतर, राज्य के भीतर राज्य पनपने के कैंसर के खतरे से राष्ट्र को सुरक्षित रखेगा। जैसे पहले बोलते थे 2040 तक जो है मुसलमान राष्ट्र बन जाएगा, 2040 तो आने ही वाला है। तो ये जो डर पैदा करते थे, इसी सिद्धांत से इस डर को पैदा करते थे। चतुर प्राचीन राष्ट्रों के अनुभवों से अनुमोदित इस दृष्टिकोण से हिंदुस्तान की विदेशी नस्लों को, अब मुसलमानों को, ईसाइयों को कह रहे, या तो निश्चित तौर पर हिंदू संस्कृति और भाषा अपना लेनी चाहिए, हिंदू धर्म का सम्मान तथा उस पर श्रद्धा रखना सीखना चाहिए, हिंदू नस्ल और संस्कृति यानी हिंदू राष्ट्र के गौरव गान के अलावा किसी और विचार को मन में नहीं लाना चाहिए और हिंदू नस्ल में समाहित हो जाने के लिए अपनी पृथक पहचान त्याग देनी चाहिए। अब दूसरा, या फिर वे इसे देश में पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के अधीन बिना किसी दावे के, हिंदू राष्ट्र के अधीन बिना किसी दावे के, बिना किसी विशेष अधिकार के और उससे भी आगे बिना किसी वरीयतापूर्ण व्यवहार के, यहाँ तक कि बिना किसी नागरिक अधिकार के रह सकते हैं। उनके लिए कोई और रास्ता अपनाने की छूट तो कम से कम बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। हमें प्राचीन राष्ट्र हैं, हमें उस विदेशी नस्लों से जिन्होंने रहने के लिए हमारे देश को चुना है ऐसे ही निपटना चाहिए। ऐसे ही प्राचीन राष्ट्र निपटते थे, जैसे प्राचीन राष्ट्र निपटते हैं। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में गोलवलकर जो कह सकते हैं उन्हें सीधा सीधा कहा है कि आपका दो ऑप्शन है, या तो आप ये कर लो या फिर आपको यहाँ रहना है तो आपको यहाँ इस तरीके से रहना पड़ेगा। गांधी की हत्या, गॉडसे ने गांधी को क्यों मारा? और गांधी को आरएसएस की विचारधारा ने मारा, क्योंकि गांधी ने क्या कहा था कि हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से बनेगा। और मुसलमानों को ये कहा था कि कोई भी मुसलमान इस देश में रह सकता है, उसको सारे अधिकार मिलेंगे, उसको नागरिक अधिकार मिलेंगे, जो सबको अधिकार है वो अधिकार उस मुसलमान को भी मिलेंगे जो हमारे देश को चुनता है। गांधी के कहने के बाद से बड़ी संख्या में मुसलमान हमारे देश से पाकिस्तान नहीं गए। यही चिढ़ता आरएसएस का कि जो हम सफाया करना चाहते थे वो सफाया नहीं कर पाए, इस कारण से उन्होंने गांधी की हत्या कर दी कि इसको निपटाओ जल्दी, नहीं तो ये पता नहीं और क्या क्या करेगा। तो इस विचारधारा ने गांधी को मारा,
इस विचार से गॉडसे ने गांधी को मारा। इस बात को ध्यान रखना है। पेज नंबर 88 पर लिखते हैं इसी अल्पसंख्यक के बारे में, हमें पहले से सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो यही कहानी हमारे यहाँ दोहराई जाएगी। अल्पसंख्यक समस्या का हमारा आधुनिक समाधान हमसे भी ज़्यादा खतरनाक है। यह उन्हीं को अथाह अधिकार नहीं देता जो अपनी संख्या या यहाँ अपने रहने की समय अवधि के आधार पर लीग के अनुसार अल्पसंख्यक माने जा सकते हैं, बल्कि बाकी सभी को, चाहे वे संख्या में कितने भी कम हों या उनके यहाँ बसने की समय अवधि कितनी भी कम हो, लीग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अधिकारों और विशेष अधिकारों से भी बहुत बहुत ज़्यादा। इसके स्वाभाविक परिणाम अभी से दिखने लगे हैं और हिंदू राष्ट्रीय जीवन के सामने बिखराव का संकट दिखाई दे रहा है। आइए इस पर ध्यान दें और सावधान हो जाएं। हम यहाँ इस खतरे का विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारी पुस्तक की विषय वस्तु से बाहर की चीज़ है। हम इसे पाठक पर ही छोड़ते हैं कि वह खुद इस पर विचार करें और ताज़ा घटनाक्रम के संदर्भ में इसका अध्ययन करें। आगे लिखते हैं 89 नंबर पेज, सभी को आम राष्ट्रीय जीवन, धार्मिक, संस्कृति, भाषाई, राजनीतिक के अधीन होना चाहिए और यह भी यूँ ही नहीं कि वे विदेशियों पर इस बात के लिए बहुत जोर दे रहे हैं कि या तो वे अपने पुराने जुड़ाव पूरी तरह ख़त्म कर राष्ट्रीय नस्ल में पूरी तरह विलीन हो जाएं या फिर राष्ट्रीय नस्ल से किसी भी प्रकार के अधिकार या अनुग्रह का दावा न करें। और उसे यह सब याद दिलाने के बाद हम पाठक को चेक प्रकरण पर विचार करने तथा वह खुद ही पता लगाने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरीके से साथी जो अल्पसंख्यकों के बारे में जो कहते हैं वो मैंने पढ़ के सुना दिया और मुझे लगता है कि अब ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं है। अल्पसंख्यकों के संदर्भ में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मत है या विचार है उसको आप समझ गए होंगे। अब देखो दोहरीकरण कैसा है। अब हमारे देश में अल्पसंख्यक मुसलमान, ईसाई हैं। अब पाकिस्तान के अल्पसंख्यक वहाँ हिंदू हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पाकिस्तान से हिंदुओं को अधिकार दो इसके लिए लड़ता है, इसकी बात करता है, मगर हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों को अधिकार मिल रहे हैं उसका विरोध करता है, उनको रहमो करम पे जीना है। तो ये समझना है कि जो ये समझ है नस्ली चेतना की विचार का जो सिद्धांत है ये हर देश के लिए है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे आपका इटली हो या आप फिलिस्तीन हो, कोई सा भी देश हो, जो नस्ली चेतना के आधार पर देश बनते हैं उसके अंदर उनके विचार में जो ये समझ होती है अल्पसंख्यकों के बारे में इसी तरह की होती है। इसलिए अल्पसंख्यकों के ऊपर भयंकर अत्याचार करते हैं। यही हिटलर ने किया था, यही आज जो है इजराइल फिलिस्तीनियों के ऊपर कर रहा है, यही पाकिस्तान में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं इसी समझ से वहाँ मुसलमान कर रहे हैं। तो इस पूरी विचारधारा को आपको अच्छी तरीके से समझना है। नस्ली चेतना की विचारधारा किस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार ढाती है, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। पूरी चर्चा से आप ये समझ गए होंगे कि भाजपा का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुसलमानों के प्रति, ईसाइयों के प्रति किस तरीके की समझ है, किस तरीके का ये भाव रखते हैं, इनके दिमाग की चेतना में क्या चलता है, ये मुसलमानों से इतनी खतरनाक घृणा क्यों करते हैं, ईसाइयों से घृणा क्यों करते हैं, कम्युनिस्टों से घृणा क्यों करते हैं, क्योंकि इन तीनों को विदेशी नस्ल मानते हैं और हमारे देश का अल्पसंख्यक मानते हैं। तो विदेशी नस्लें और अल्पसंख्यकों का इलाज क्या है वो गोलवलकर की किताब में मैंने सारा कुछ आपको पढ़ के सुना दिया। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मुसलमान हैं उनके ऊपर निर्दयता से हमले करता है, उनके प्रति एक अलग तरीके का भाव रखता है। हमारे देश के मुसलमान जो ईसाई उनको ज़बरदस्ती हिंदू बना देना चाहता। तो ये सारे जो विकृतियां हैं इस विचारधारा से निकलती हैं जो सावरकर और गोलवलकर ने पैदा की है। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो साथियों इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं।
और उम्मीद ये करता हूँ कि जो गोलवलकर ने बोला है और इससे क्या क्या विकृति है, ये सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। आपसे निवेदन ये करता हूँ कि यदि आपने इस लोकसभा सीरीज़ के जो पीछे के वीडियो अगर नहीं सुने हो तो पहले वीडियो से पूरा वीडियो सुने। पूरे वीडियो सुनना है और ईयरफोन लगा के सुनना है। चाहे तो एक बार समझ ना आ तो 2-3 बार सुने उसको, तभी पूरी चीज़ें एक एक चीज़ें आईने की तरह साफ हो जाएंगी आपकी। और हमने जो है 5-6 किताबें लिखी हैं साथियों, हम लिखने का भी काम कर रहे हैं ताकि वैचारिक चेतना को अच्छी तरीके से लोगों के दिमाग में समझाया जा सके। हमारी 6 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। पहले का नाम है राजनीति, दूसरी राज करने की नीति, तीसरी विचारधारा, चौथी संगठन आत्मालोचनात्मक सिद्धांत, 5वीं वैचारिक एकता का आधार, 6वीं बहुजन और वामपंथ। 2 किताबें और जल्दी छपके आने वाली हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन, इतिहास और चुनौतियाँ, कृषि और किसान, इतिहास और चुनौतियाँ। इसके अलावा हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन, धर्म के ऊपर बहुत सारी किताबें मेरी आएंगी। मेरा लिखना पूरे जीवन निरंतर जारी रहेगा। बहुत ही तथ्यात्मक चीज़ें तार्किक रूप में हम आपके सामने रखेंगे। तो हमारी किताबों को बुलाकर भी आप पढ़ सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए। फिलॉसफी का एक फोल्डर है जिसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। एक बेहतर राष्ट्र को बनाने के लिए आपका दिमाग तैयार होगा। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे। अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।